Hello everyone, welcome back to Tanya Decodes, and today we are continuing with unit number 2 of working with people SEC subject. We have already done unit number 1 and now we are going to begin with unit number 2. So unit 2 is planning for field work practice. तो फील्ड वर्क लर्निंग प्लान्स क्या होते हैं? इट इज़ अ क्रिटिकल component of social work, education and community engagement which provides hand-on experiences, practical insights into the real world scenarios. फील्ड वर्क आप समझिए कि एक सोशल सेटिंग में वी आर क्रिएटिंग द लर्निंग प्लान्स. कैसे, वो हम आगे पढ़ेंगे. फ़िलहाल हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं फील्ड वर्क लर्निंग प्लान्स की. देखिए, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, गोल ओरिएंटेड प्लान्स हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, स्किल्स बढ़ाते हैं, ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन को फोस्टर करते हैं. बट वहीं इनके चैलेंजेस भी हैं कि अनफेमिलियर कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है उन प्लान्स में. रिसोर्स कंस्ट्रेंट आ सकते हैं ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज. कल्चरल बैरियर्स आ सकते हैं और इनफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट भी एक पॉसिबल रीज़न है इनके अच्छे ना होने का. तो फील्ड वर्क लर्निंग प्लान्स जो हम बनाते हैं वो हम 3 फेजेस में बनाते हैं. फेज़ नंबर 1 इज़ प्री फील्ड वर्क प्रिपरेशन, फेज़ 2 इज़ ड्यूरिंग द फील्ड वर्क प्रिपरेशंस एंड थर्ड वन इज़ पोस्ट फील्ड वर्क प्रिपरेशंस. तो प्री फील्ड वर्क में देखिए हम क्या करेंगे. सबसे पहले रिसर्च करेंगे अपने टॉपिक पे, फिर ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ द पीपल, then we'll collaborate with the people and ensure there is planning for the logistics that what we are going to need while preparing those plans in the next phase, that is during the fieldwork preparation. What do we need, what resources do we require? तो ड्यूरिंग द फील्ड वर्क में रेपो बिल्डिंग करेंगे सबसे पहले, एक्टिव ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी, डेटा कलेक्शन. एंड थर्ड वन इज़ पोस्ट फील्ड वर्क प्रिपरेशंस वाला फेज़. इसमें हम रिफ्लेक्ट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, फीडबैक इंटीग्रेट करेंगे कि ये सब जो हमने किया उसका क्या एक रिजल्ट निकल के आता है. देखिए, एथिकल कंसिडरेशन भी हैं ये फील्ड वर्क लर्निंग प्लान्स को बनाने के लिए. दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए सबसे पहले पार्टिसिपेंट की, कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्राइवेट रखनी है. इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आपको उस क्लाइंट का कंसेंट पहले ही लेना है दैट वी आर डूइंग अ रिसर्च, सो वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट और नॉट. इट्स ऑल अप टू यू. वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू पार्टिसिपेट. You have to take the consensus of that person. There should be not any kind of discrimination on selecting the participant. You should be very much formal and not personal to discriminate anyone, and also to not harm anybody, because sometimes researches comes with the harms. नेक्स्ट इज़ रेपो बिल्डिंग, जो अभी हमने इसमें पढ़ा है कि हम रेपो बिल्डिंग करते हैं. रेपो बिल्डिंग में क्या होता है, हम अपने क्लाइंट के साथ बैठते हैं या कॉल पे भी हम कर सकते हैं. इट कैन बी लाइक फेस टू फेस और नॉट. वी ट्राई टू increase that trust by having a conversation or a short interaction, you can say. हम उसको ये इंश्योर करते हैं दैट वी अंडरस्टैंड यू, एंड हम उसको अपने बारे में भी 2-4 चीज़ें बता सकते हैं एक पॉजिटिव कंडक्ट आगे फॉस्टर करने के लिए. हम एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं जस्ट टू इंश्योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप शुड बी देयर विद दैट पार्टिसिपेंट. मैं एक रिसर्च पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ. तो रेपो बिल्डिंग के की प्रिंसिपल्स भी हैं 4. एम्पैथी रखना, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग्स एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ अदर्स. अपना लाइक पुटिंग योर foot in someone else's shoe. Then respect, treat others with dignity and value others' opinion. Authenticity, being genuine, honest and sincere while interacting with others. And last is active listening and responding thoughtfully. ये सब आप समझ सकते हैं, बहुत ही ईजी है. Then comes the features of repo building. Features is ये open minded है. यू शुड लिसन केयरफुली, आपने अभी पढ़ा एक्टिव लिसनिंग के बारे में. फिर एम्पैथेटिक होना चाहिए आपको. वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ होने चाहिए. वर्बल क्यूज़ में जैसे आप
जैसे मान लीजिए कि आपका क्लाइंट है तो कुछ भी उसने बोला तो आप क्या करेंगे? द रिसर्चर, अगर हम वर्बल क्यूज़ की बात करें तो उसमें बोलेगा ओके, यस, टेल मोर अबाउट इट, एंड यू शुड, मतलब एक तरीके से हामी ही भर रहे हैं आप उसको एक सेफ़ प्लेस फील करा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। वहीं नॉन वर्बल क्यूज़ में क्या है? देयर इज़ नो वर्बल कॉम्पोनेंट बट यू कैन नॉड योर हेड, ठीक है। आप एक थम्स अप कर सकते हो, आप मतलब एक ऐसे एक्सप्रेशंस दे सकते हो कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है। यू कैन ब्लिंक योर आईज एंड ऑल। कि नॉर्मल इंट्रैक्शन में भी हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं, वी मे और मे नॉट फोकस ऑन दैट समटाइम्स, ठीक है। फिर यू शुड नॉट बी जजमेंटल, यू शुड रिस्पेक्ट द अदर क्लाइंट्स कल्चर एंड ऑल्सो फाइंड अ कॉमन ग्राउंड ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, ताकि आप इंट्रैक्शन को थोड़ा सा इनिशिएट कर पाएँ, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कुछ ढूंढें जो आपके और आपके क्लाइंट में कॉमन आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो भी लाइक करता है और आप पिक करते हैं और देयर इज़ नो डिसलाइकिंग अबाउट दैट, यू कैन इनिशिएट अ कॉन्वर्जेशन, whole conversation on that. Then steps of rapport building. First is introduction, warmly or friendly greeting the client and stating the purpose of the meeting, that what research or what thing you are going to do today. Understand their context, you should also listen them, ask open-ended questions. ऐसा नहीं है कि आप restricted रखें अपने client को कि वो rigid answer दे for close-ended questions. No, be open, be more aware. देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो मैंने आपको बताया, उसमें आई कॉन्टैक्ट भी आ सकता है, फ्रेंडली टोन भी आ सकता है, नॉडिंग योर हेड, गिविंग पॉजिटिव एंड गुड रिएक्शंस एंड एक्सप्रेशंस, ठीक है। गुड पोस्चर मेंटेन करना। देन कंसिस्टेंसी, मेंटेन रेगुलर कॉन्टैक्ट टू बिल्ड द ट्रस्ट, ऑफ कोर्स। देन कम्स चैलेंजेस ऑफ रैपो बिल्डिंग। चैलेंजेस में देखिए बैरियर्स हैं, लैंग्वेज बैरियर आ सकता है, कल्चरल बैरियर आ सकता है, इनफैक्ट टेक्निकल बैरियर भी आ सकता है समटाइम्स, और इनिशियल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। देखिए लैंग्वेज बैरियर में तो अब आप उसको कोप अप कैसे करेंगे? मान लीजिए क्लाइंट इंग्लिश समझ रहा है, रिसर्चर हिंदी में ज़्यादा प्रोफिशिएंट है, तो यू कैन यूज़ अ ट्रांसलेटर। कल्चरल बैरियर में अगर मान लीजिए क्लाइंट एक्स कल्चर का है और आप वाई कल्चर के हैं और आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता एक्स कल्चर के बारे में, तो आप क्या करेंगे? एक्स कल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, आर्टिकल्स वगैरह, आप उसको गूगल करेंगे, फिर उसको सबसे पहले बात एक्सेप्ट करना डिफरेंट कल्चर को, फिर उसकी रिस्पेक्ट करना। एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट, टू थिंग्स। एंड इनिशियल रेजिस्टेंस भी होता है कि भाई या तो रिसर्चर जो है वो थोड़ा सा रेसिस्ट कर रहा है क्लाइंट को अप्रोच करने में कि भाई क्लाइंट बुरा ना मान जाए या वो बैकआउट ना कर जाए, कंसेंट देने से मना ना कर दे। या कब क्लाइंट भी होता है कि भाई ये मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किस रिसर्च के लिए मुझे चाहते हैं कि भाई मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ। उसके लिए दोनों पार्टीज़ को ही पेशेंस रखना पड़ेगा और परसेवरेंस रखना पड़ेगा टू हैव अ गुड एंड इफेक्टिव रिसर्च प्रोसेस। अब हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है थीमेटिक लर्निंग मॉड्यूल्स। इसमें 4 टाइप्स हैं, 4 डिफरेंट फेजेस और स्टेजेस ऑफ पीपल के लिए लर्निंग मॉड्यूल्स हम कैसे बना सकते हैं, किन टॉपिक्स पे हम बनाते हैं और किस चीज़ के यूज़ के साथ हम उन टॉपिक्स को समझा सकते हैं। देखिए सबसे पहले चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 12 ईयर्स। देखिए हमें किस टॉपिक पे हम यहाँ मैंने लर्निंग दे सकते हैं, जैसे पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन, बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एनवायरनमेंट के बारे में, सोशल इमोशनल लर्निंग, सेफ्टी एजुकेशन। अब ये सब हम किसके थ्रू पढ़ाएंगे? ऑडियो विजुअल एड्स, क्योंकि बच्चों को ये बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं और वो इससे अच्छा बेहतर समझते हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ये तो बहुत ही प्रूवन है कि बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटी से ही बहुत अच्छे से सीखता है। और स्टोरी टेलिंग, बिकॉज एट दैट स्टेज वो एक थोड़ा सा फैंटेसी वाली वर्ल्ड में रहता है, एनिमेटेड वर्ल्ड में रहता है, इसलिए स्टोरी टेलिंग एट्सेट्रा ऑल्सो। देन कम्स अडोलेसेंस।
13 to 18 ईयर्स के लिए। तो हमें फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लाइफ स्किल्स एजुकेशन, सब्सटेंस अब्यूज़ प्रिवेंशन, डिजिटल लिटरेसी, साइबर सिक्योरिटी, करियर गाइडेंस, इन सब टॉपिक्स के लिए यू कैन एजुकेट देम, यू कैन मेक देम मोर अंडरस्टैंडेबल अबाउट दैट। ये कैसे पीयर लर्निंग हो सकती है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, वर्कशॉप हो सकती है, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, सब कुछ, ठीक है। फिर है यूथ 19 to 35 ईयर्स, मतलब इसकी ईयर की रेंजेस कैन वेरी, यू कैन ऑल्सो राइट 18+ और 19+। इसमें हम करियर डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं, लीडरशिप एंड टीम वर्क के बारे में बता सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बता सकते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में बता सकते हैं, मेंटल हेल्थ विच इज़ अ वेरी बिग फैक्टर। इनफैक्ट ये तो मेंटल हेल्थ तो हमें चारों ही फेजेस में बताने चाहिए, एंड वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि इस स्टेज में आते आते द पर्सन स्टार्ट्स टू वॉक समटाइम्स लेटर और sooner, that depends। तो ये सब सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स, इवेंट्स, इंटर्नशिप्स, ओरिएंटेशंस, इन सब के थ्रू हम बता सकते हैं। दैन कम्स एल्डर्स कि 60+ या 65+, एज अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिखा है, एग्जैक्टली इट कैन वेरी। तो देखिए, हमें को हेल्थ एंड वेलनेस, डिजिटल इंक्लूजन, सोशल कनेक्शन, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इन सब के बारे में बताएंगे थ्रू एक्टिविटीज़, वर्कशॉप, 1-on-1 सपोर्ट, मतलब 1-on-1 कॉन्वर्जेसन और काउंसलिंग, क्योंकि एल्डर्स को हम जब बैठ के अच्छे से खुल के बहुत डीपली इन्वॉल्व बातें करते हैं, देन दे अंडरस्टैंड मोर इफ़ेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमने चारों स्टेजेस ऑफ लाइफ को एक तरीके से बांट के, इनके लिए हमने लर्निंग मॉड्यूल्स जिन टॉपिक्स पे बना सकते हैं और किस तरीके से पढ़ा सकते हैं पढ़ लिया, पर उनके कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं सबके लिए, चारों के लिए, कि कल्चरली इट शुड बी रिलेवेंट और इंक्लूसिव होना चाहिए, सबको इंक्लूड करे, फ्लेक्सिबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइम, स्पेस और द सिचुएशन और द पर्सन, और इवैल्यूएशन और फीडबैक हम लें, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हमें पता लगेगी कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हम उस पर्सन तक नहीं पहुँच पा रहे और वो इतना रिलेटेबल फील नहीं कर पा रहा है, एट्सेट्रा। सो दिस वाज यूनिट नंबर 2, प्लानिंग फॉर फील्ड वर्क लर्निंग, for fieldwork practice. In the next video, we're going to begin with unit number 3. Till then, please subscribe Tanya Decodes and share it with your friends. Please like and comment any of the query you have. Thank you.